नमस्ते। हमारे सामने आज 28 नवंबर 2025 का इकोनॉमिक टाइम्स अखबार है और इसकी सुर्खियां आज की अर्थव्यवस्था की एक मिली-जुली तस्वीर पेश कर रही हैं। बिल्कुल। एक तरफ तो खपत को बढ़ावा देने की खबरें हैं, तो दूसरी तरफ टैक्स विभाग की सख्ती की। हाँ, कहीं नियम आसान हो रहे हैं तो कहीं कंपनियों पर क्या कहते हैं नकेल कसी जा रही है। सही बात है। तो आज का हमारा मिशन इन सुर्खियों के पीछे की कहानी में उतरना है, ये समझने के लिए कि भारत की अर्थव्यवस्था, कंपनियां और बाजार असल में किस दिशा में जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले अर्थव्यवस्था की बड़ी तस्वीर से शुरू करते हैं। तो फ्रंट पेज की जो सबसे बड़ी हेडलाइन है वो कहती है कि जीएसटी दरों में कटौती और टैक्स रिफंड से बाजार में पैसा आया है, जिससे खपत बढ़ी है। अखबार का अनुमान है कि इससे ग्राहकों की जेब में करीब 12,000 से 15,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त आए हैं। ये तो मतलब अर्थव्यवस्था को सीधा बूस्ट देने वाली बात है। हाँ, ये सीधे सीधे लोगों के हाथ में पैसा देने जैसा है, जिससे वे ज्यादा खर्च कर सकें। मतलब त्योहारी सीजन के बाद अर्थव्यवस्था की गति को बनाए रखने के लिए ये एक जरूरी कदम लगता है। लेकिन इसी के ठीक बगल में एक और खबर है। कर विभाग ने अघोषित विदेशी संपत्ति पर शिकंजा कसने के लिए नज 2.0 नाम का एक नया अभियान शुरू किया है। हाँ, तो एक तरफ सरकार कह रही है खर्च करो और दूसरी तरफ कह रही है हम तुम पर नजर रख रहे हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? नहीं, ये एक बहुत ही दिलचस्प संतुलन साधने की कोशिश है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो सरकार का दोहरा दृष्टिकोण है। एक तरफ जीएसटी कटौती अर्थव्यवस्था के लिए ईंधन है, ठीक है, लेकिन नज 2.0 वो वित्तीय अनुशासन का स्टीयरिंग व्हील है। सरकार सिर्फ गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ाना चाहती, वो ये भी सुनिश्चित करना चाहती है कि गाड़ी सही रास्ते पर चले। अच्छा। और ये नज का मतलब क्या है? ये कोई नया कानून है क्या? नहीं, ये कानून से ज्यादा मनोविज्ञान है। नज थ्योरी का मतलब है कि आप लोगों को कानून का डंडा दिखाने की बजाय मनोवैज्ञानिक रूप से सही काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। अच्छा। जैसे टैक्स विभाग आपको एक ईमेल भेजकर याद दिला सकता है कि आपके जैसे कई लोगों ने अपनी विदेशी संपत्ति घोषित कर दी है, कहीं आप पीछे तो नहीं रह गए। ये एक तरह का सॉफ्ट पावर है जो कहता है कि हम जानते हैं, बेहतर होगा आप खुद ही बता दें। मैं समझ गया। तो एक तरफ ईमानदार टैक्स पेयर्स के लिए खपत बढ़ाने की छूट और दूसरी तरफ जो सिस्टम से बाहर हैं उन्हें धीरे से अंदर लाने की कोशिश। बिल्कुल। लेकिन सख्ती सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। एक और खबर है जो बैंकों को मजबूती देने की बात कर रही है। आप सारफेसी अधिनियम की बात कर रहे हैं? हाँ, वही। अखबार के आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 24 में बैंकों ने इस कानून के तहत 32,868 करोड़ रुपए की वसूली की है। ये तो एक बहुत बड़ी रकम है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। कुछ साल पहले तक हम ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम की बात करते थे। हाँ हाँ, मुझे याद है। जहां कंपनियों और बैंकों दोनों के बही खाते कर्ज के बोझ तले दबे थे। सारफासी जैसे कानून बैंकों को डूबे हुए कर्ज यानी एनपीएस को तेजी से वसूलने की ताकत देते हैं। अच्छा। जब बैंक की बैलेंस शीट साफ होती है तो वो छोटे बड़े उद्योगों को और ज्यादा कर्ज दे पाता है। इससे पूरी अर्थव्यवस्था का पहिया घूमता है। ये वित्तीय प्रणाली में विश्वास को भी मजबूत करता है। तो एक तरफ सरकार अर्थव्यवस्था में पैसे का फ्लो रिकवरी सुधार रही है और दूसरी तरफ बिजनेस करने के बुनियादी नियमों को भी बदल रही है, जैसा कि हमें नए श्रम कानूनों की खबर में दिखने को मिलता है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा और लंबे समय से अटका हुआ सुधार है। खबर है कि नए श्रम कानूनों में जेल की सजा वाले प्रावधानों को 100 से घटाकर सिर्फ 22 कर दिया गया है। इसे डीक्रिमिनलाइजेशन ड्राइव कहा जा रहा है, जिसका मकसद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है। लेकिन क्या इससे हम मजदूरों की सुरक्षा से समझौता करने का जोखिम नहीं उठा रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि व्यापार को आसान बनाने के नाम पर मालिकों को खुली छूट दी जा रही है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और इसी संतुलन को साधना सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, पहले होता यह था कि किसी छोटी मोटी प्रक्रियात्मक गलती जैसे कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं किया, उसके लिए भी उद्यमी पर आपराधिक मुकदमा चल सकता था। इससे इंस्पेक्टर राज और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता था और निवेशक डरते थे। अच्छा। इस बदलाव का मतलब ये नहीं है कि नियम खत्म हो गए हैं। इसका मतलब है कि सरकार अब अनुपालन न करने पर भारी जुर्माने पर ज्यादा ध्यान देगी, ना कि हर बात पर उद्यमियों को जेल भेजने पे। मतलब डर कम होगा और व्यापार पे ध्यान ज्यादा। यही सोच है। लेकिन जैसा आपने कहा, संतुलन महत्वपूर्ण है। गंभीर उल्लंघनों
जैसे कि फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों में जानबूझकर की गई लापरवाही जिससे किसी की जान को खतरा हो। हाँ, उसके लिए अभी भी कड़े आपराधिक प्रावधान हैं। उद्देश्य छोटे मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना है, बड़े अपराधों को नहीं। समझ गया। और इसी नियमों के पालन की बात से जुड़ा एक और मुद्दा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। आपने जिंदल पॉलीफिल्म्स वाली खबर देखी? मुझे लगता है वो इसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। हाँ, मैंने पढ़ा। सेबी ने कंपनी के खिलाफ प्रतिभूति कानून के उल्लंघन की जांच शुरू की है। मामला अल्पसंख्यक शेयर धारकों यानी छोटे निवेशकों की शिकायतों से जुड़ा है। ये दिखाता है कि कंपनियों में प्रमोटरों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए सेबी कितना सीरियस है। अब वो जमाना गया जब प्रमोटर कंपनी के पैसों के साथ कुछ भी कर लेते थे और छोटे निवेशक देखते रह जाते थे। ये मामला इस बात का संकेत है कि अगर कंपनियों के प्रमोटर कोई ऐसा कदम उठाते हैं जिससे छोटे निवेशकों को नुकसान हो, तो नियामक संस्था चुप नहीं बैठेगी। ये पूरी कॉर्पोरेट दुनिया के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि पारदर्शिता और जवाबदेही अब कोई विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत है। बिल्कुल। मतलब शेयर बाजार में सिर्फ मुनाफा ही नहीं बल्कि नियम और अधिकार भी अब सेंटर स्टेज पर आ रहे हैं। चलिए अब सीधे कॉर्पोरेट जगत और बाजार की हलचल पे आते हैं। यहाँ कुछ बहुत दिलचस्प ट्रेंड दिख रहे हैं। हाँ, एक खबर है कि ज्यादा कंपनियां अब लॉन्ग टर्म बॉन्ड के जरिए पैसा जुटा रही हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ब्याज दरों का चक्र अब समाप्ति की ओर है। ये एक बहुत ही स्मार्ट वित्तीय कदम है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। इसमें आदित्य बिरला कैपिटल, महिंद्रा फाइनेंस जैसी बड़ी कंपनियों के नाम हैं। साथ ही वेदांता भी अपनी मेटल शाखा के लिए 22,000 करोड़ रुपए जुटाने की फिराक में है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप घर के लिए लोन ले रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ब्याज दरें आज सबसे कम है और भविष्य में बढ़ने वाली हैं, तो आप क्या करेंगे? मैं आज ही एक फिक्स रेट पर 20 साल का लोन लॉक करना चाहूंगा। बस कंपनियां भी ठीक यही कर रही हैं, लेकिन हजारों करोड़ के स्केल पर। वे अपने भविष्य के विकास जैसी नई फैक्ट्री लगाने या नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज की सस्ती दरों पर 10-15 साल के लिए पैसा लॉक इन कर रही हैं। ये एक सोची समझी रणनीति है। और वेदांता का मामला, वो भी यही कर रहा है? वेदांता का मामला थोड़ा अलग है। वो ये पैसा मुख्य रूप से अपने ऊपर चढ़े भारी कर्ज के बोझ को कम करने और साथ ही विस्तार के लिए जुटा रहे हैं। उनकी जरूरत कह सकते हैं ज्यादा तात्कालिक है। अच्छा, और एक और दिलचस्प ट्रेंड है जिसकी अखबार में काफी चर्चा है, जेन ज़ी के स्टार्टअप्स। हाँ, ये युवा उद्यमी पुराने बिजनेस मॉडल्स को चुनौती दे रहे हैं। और जेनजी के साथ असली बदलाव सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं है, बल्कि बड़े स्केल की अंधी दौड़ को नकारने का है। इसका क्या मतलब हुआ? वे पहले एक कम्युनिटी बनाते हैं, फिर उसके लिए प्रोडक्ट। पुरानी कंपनियां ग्राहक खरीदती हैं, जेनजी स्टार्टअप फॉलोअर्स बनाते हैं। अच्छा, यह मार्केटिंग, कस्टमर लॉयल्टी और यहाँ तक कि कंपनी की वैल्यू आंकने के तरीके को भी फंडामेंटली बदल देता है। वे सस्टेनेबिलिटी और सोशल इम्पैक्ट को बिजनेस के कोर में रखते हैं, न कि सिर्फ CSR एक्टिविटी के तौर पर। और इसी नई पीढ़ी की बदलती आदतों का नतीजा शायद क्विक कॉमर्स सेक्टर में मची होड़ है। ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, इनके बीच बाजार हिस्सेदारी के लिए एक स्क्रैम्बल यानी छीना झपटी चल रही है। ये सिर्फ किराने का सामान जल्दी पहुंचाने की बात नहीं है। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी मुझे सब कुछ अभी चाहिए वाली अर्थव्यवस्था का चरम है। ये हमारे दिमागों को इस तरह से बदल रहा है कि हम हर चीज तुरंत पाने की उम्मीद करने लगे हैं। मैंने खुद पिछले हफ्ते रात 10 बजे कॉफी ऑर्डर की थी और वो 12 मिनट में मेरे दरवाजे पर थी। 12 मिनट में? हाँ, ये वाकई हमारी आदतें बदल रहा है। तो इसका बड़ा असर क्या होगा? बड़ा सवाल ये है कि जब 10 मिनट की डिलीवरी एक नॉर्म बन जाएगी, तो पारंपरिक रिटेल या हफ्ते भर की शॉपिंग करने की आदत का क्या होगा? ये धैर्य को एक कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज बना रहा है। इस रेस में सिर्फ वही टिकेगा जिसके पास बहुत गहरी जेब और एक बेहद कुशल टेक्नोलॉजी पर आधारित सप्लाई चेन हो। ये तो वाकई एक हाई स्पीड रेस लगती है। चलिए अब संपादकीय पन्ने पर चलते हैं, जहां अक्सर दिन की खबरों को एक बड़ा दृष्टिकोण मिलता है। और आज के संपादकीय पन्ने पर कुछ बहुत ही विचारणीय और कह सकते हैं तीखे लेख हैं। हाँ, एक लेख है नो क्वालिटी कंट्रोल फ्रीक्स। इसमें सरकार के क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स QCOs की आलोचना की गई है। लेख का तर्क है कि इससे आयात में बाधा आ रही है और ये एक तरह का संरक्षणवाद है। एक मिनट, ये तो बड़ा अजीब है। मतलब हम अच्छी क्वालिटी के नाम पर अच्छे प्रोडक्ट्स को देश में आने से ही रोक रहे हैं। ये तो प्रोटेक्शनिज्म का दूसरा नाम लगता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक क्लासिक बहस है, स्थानीय उद्योग की सुरक्षा बनाम वैश्विक प्रतिस्पर्धा।
अच्छा। लेख का तर्क ये है कि गुणवत्ता नियंत्रण के नाम पर इतने कड़े और कभी-कभी अव्यवहारिक नियम बना दिए गए हैं कि वे गैर टैरिफ बाधाओं की तरह काम कर रहे हैं। मतलब आप सीधे-सीधे इंपोर्ट ड्यूटी तो नहीं बढ़ा रहे, लेकिन ऐसे नियम बना दे रहे हैं कि विदेशी सामान का भारत में आना लगभग नामुमकिन हो जाए। तो क्या हमें गुणवत्ता नियंत्रण नहीं करना चाहिए? नहीं, गुणवत्ता बहुत जरूरी है, लेकिन लेख का तर्क है कि इन नियमों का इस्तेमाल स्थानीय उद्योगों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। अच्छा। इससे उपभोक्ताओं के लिए विकल्प कम हो सकते हैं और कीमतें बढ़ सकती हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि आत्मनिर्भर भारत और एक खुली अर्थव्यवस्था के बीच सही संतुलन क्या है। बहुत ज्यादा संरक्षणवाद से इनोवेशन रुक सकता है और हम वैश्विक सप्लाई चेन से कट सकते हैं। तो वाकई एक गंभीर मुद्दा है और इससे भी ज्यादा गंभीर और दिल को छूने वाला मुद्दा उठाया गया है डोंट लीव आवर किड्स इन जुडिशियल लिम्बो लेख में। ये गोद लेने की प्रक्रिया में अदालती देरी पर केंद्रित है। ये पढ़कर तो मन बहुत भारी हो गया। इसके आंकड़े वाकई परेशान करने वाले हैं। इसमें बताया गया है कि लगभग 3,650 बच्चे गोद लिए जाने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन 4,000 से ज्यादा मामले अदालतों में लंबित हैं। सोचिए, इसका मतलब है कि जितने बच्चे गोद लिए जा सकते हैं, उससे ज्यादा तो मामले फाइलों में धूल फांक रहे हैं। ये बहुत ही दुखद है। ये हमारी न्यायिक प्रणाली की दक्षता पर एक गंभीर और मार्मिक टिप्पणी है। ये सिर्फ एक प्रक्रियात्मक देरी नहीं है, इसका सीधा असर उन बच्चों के भविष्य और उन परिवारों की खुशियों पर पड़ता है जो सालों से एक बच्चे का इंतजार कर रहे हैं। सही बात है। प्राथमिकता दी जाए, न कि उन्हें तारीख पर तारीख के चक्र में फंसा दिया जाए। और शायद इसी समस्या का एक समाधान अगले लेख में छिपा है, जिसका शीर्षक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाजिर हो। इसमें बताया गया है कि कैसे एआई न्यायिक प्रणाली में क्रांति ला सकता है, खासकर मामलों के इस भारी भरकम बैकलॉग को कम करने में। ये भविष्य की एक झलक है और एक बहुत जरूरी चर्चा है। एआई वकीलों के लिए कानूनी रिसर्च को घंटों से मिनटों में कर सकता है, समान मामलों को खोजकर निकाल सकता है, केस प्रबंधन को स्वचालित कर सकता है। अच्छा। यहाँ तक कि ट्रैफिक चालान या चेक बाउंस जैसे छोटे मोटे मामलों में एक हद तक निर्णय लेने में भी मदद कर सकता है। इससे जजों का बहुमूल्य समय बचेगा और वे ज्यादा जटिल और गंभीर मामलों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। बिल्कुल। लेकिन क्या हम न्याय करने का काम एक मशीन पर छोड़ सकते हैं? उसमें तो कोई भावना नहीं होती। यही सबसे बड़ा और नैतिक सवाल है। एआई एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन वो इंसान का विकल्प नहीं हो सकता। हमें डेटा गोपनीयता, एल्गोरिथम में किसी तरह के पूर्वाग्रह यानी बायस की संभावना और सबसे जरूरी मानवीय निरीक्षण की आवश्यकता जैसे सवालों से जूझना होगा। एआई को न्याय प्रक्रिया में एक कुशल सहायक की भूमिका निभानी होगी, जज की नहीं। तो आज के इस विश्लेषण से कई दिलचस्प विरोधाभास सामने आए। अर्थव्यवस्था में खपत बढ़ रही है, लेकिन सरकार वित्तीय अनुशासन पर भी कायम है। व्यापार के लिए नियम सरल किए जा रहे हैं, लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सख्ती बढ़ रही है। बिल्कुल। कंपनियां भविष्य के लिए पैसा जुटा रही हैं और नए जमाने के स्टार्टअप्स बाजार के सारे नियम बदल रहे हैं। बिल्कुल। और अगर हम आज की सभी चर्चाओं को एक साथ देखें, जेन ज़ी के कम्युनिटी फॉर स्टार्टअप्स, क्विक कॉमर्स में टेक्नोलॉजी से बदलती आदतें और न्यायपालिका में एआई की दस्तक, तो ये एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाता है। और वो क्या है? आज के अखबार में जिन पारंपरिक उद्योगों या नौकरियों का जिक्र है, जैसे हाईवे बनाना, बैंकों का कामकाज या पारंपरिक रिटेल, उन पर इस तेजी से बदलती तकनीक और नई पीढ़ी की सोच का अगले 5-10 सालों में क्या और कितना गहरा असर पड़ेगा? क्या वे इस नई दुनिया के साथ तालमेल बिठा पाएंगे या पूरी तरह से अप्रासंगिक हो जाएंगे? ये सोचने वाली बात है।